योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, करोड़ शिक्षक एकता जिंदाबाद। अधिकारी विभाग में हैं, वो कहीं ना कहीं से साजिश कर रहे हैं हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, महाराज जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन हम हमारे रगों में भारतीय जनता पार्टी का लहू दौड़ना के रूप में तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी सीधी सरकार से वार्ता नहीं हो जाएगी, मुख्यमंत्री जी से वार्ता नहीं हो जाएगी, और जब तक इनको बेनकाब नहीं। दुख भरी हम लोग की कहानियां हैं, कौन सुनाए योगी जी तो पता नहीं, इनको कितना इनके अधिकारियों ने भ्रमित किया हुआ है, मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बैठे हुए एसी लगा लगा के बैठे हैं ये अधिकारी, और हमारे शिक्षक सारे हम लोग गर्मी में हम मर रहे 1 महीने से, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। ना तो हमारा वेतन ही रिलीज़ कर रहे हैं, ना तो हमारी कोई मांग ही मान रहे हैं, ना हमको सुन ही रहे हैं। अब तक आप किसी धरने में अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मुर्दाबाद आदि के नारे लगते देखे होंगे, किंतु यहाँ पर आपको दिखाते हैं सबसे अलग याचना कार्यक्रम चल रहा है और जय श्री राम, हर हर बम, हर हर महादेव, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सुबह शाम योगी आदित्यनाथ की आरती होती है। ये तदर्थ शिक्षक हैं जिनको 1 वर्ष से वेतन नहीं मिला है। ये सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भाजपा सरकार को बनवाने के लिए गली गली कूचे कूचे में पसीना बहाया है। आज अपनी ही सरकार से अपने 1 वर्ष से बाधित वेतन की भीख मांग रहे हैं। अभी तक क्या रिजल्ट निकला? अभी तक एक रिजल्ट निकला, ये सामने जो बैनर लगा है इस पे सहमति बन गई है, बजरंगबली जी की गदा चल रही है और कुछ सेवा सुरक्षा से जुड़ी कुछ अड़चने हैं वो भी संभवतः दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम तो सर्वशक्तिमान सत्ता के इस समय शरण में हैं, तो हमें नहीं लगता है कि हमारी कोई बातें अधूरी रह जाएंगी। तो अभी तक कुछ आश्वासन मिला है? अभी तक वेतन का आश्वासन मिला है, लेकिन हमारी सेवा सुरक्षा के संबंध में कुछ ऐसी बातें आई हैं जो मैं आपके सामने अभी नहीं प्रकट करेंगे जब तक उस पर पूरा अमली जामा ना पहना दिया जाए। लेकिन उस सेवा सुरक्षा से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं। हम अपना विनियमितीकरण चाहते हैं या विषय विशेषज्ञों की तरह आमेलन चाहते हैं, या तीसरी हमारी सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से हम वर्तमान स्थिति में सेवारत हैं ऐसे हमको सेवा करने दिया जाए और हमको इसी पे रिटायरमेंट कर दिया जाए, जो रिटायरमेंट की अवधि होती है वहाँ तक। आखिर सारी योग्यता वही रखी गई जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। 25 वर्ष तक कार्य आप लोगों ने किया, चयन बोर्ड अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाया। एक लिमिटेशन में कर लिया होता, आज आप लोग किसी लायक नहीं रह गए, कंडीशन ये हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये दुर्भाग्य है मेरे भाई। हम लोगों ने तो विभाग पे उपकार किया है। विषम परिस्थितियों में जब महत्वपूर्ण टीचर रिटायर्ड हो गए थे साइंस, मैथ और इंग्लिश के, उन परिस्थितियों में इन तदर शिक्षकों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से शिक्षण कार्य किया है और उस विद्यालय को बचाने का और सजाने संवारने का काम किया है, जिस विद्यालय में आज आयोग के अभ्यर्थी को ज्वाइन कराने के लिए सरकार सपना पालती है। अगर ये तदर शिक्षक पढ़ाए न होते, उस विद्यालय को बच्चों को पढ़ा करके रोके ना होते, तो आज उस विद्यालय में आज धान, गेहूं और सरसों की खेती हो रही होती, विद्यालय का अस्तित्व खत्म हो गया होता। और आजकल प्रबंध तंत्र की बैठक हुई है प्रदेश स्तर पे, और प्रबंधक लोगों ने भी ये मांग की है कि इस तरीके की जो सरकार व्यवस्था कर रही है वो चाहते हैं हमसे ऐड ले लिया जाए और विद्यालय हमको हमारे अधीन कर दिया जाए। अब वो भी नहीं चलाने की स्थिति में। उनका कहने का मतलब ये है कि इससे तो अच्छा जो शहर की कीमती ज़मीनें हैं 25-25, 30-30 बीघा जो स्क्वायर फुट में ज़मीनें बिक रही हैं, उसको प्रबंध तंत्र ने दे करके गरीब मजदूर और मजलूमों के वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ हम पढ़ाया करते हैं। वहाँ उद्योगपतियों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। उन गरीबों की हम लोग सेवा करते हैं जिनके आस से केवल आशीर्वाद निकलता है। हम उन ऊंची हवेली वालों को, उन बड़े बिल्डिंगों वालों के बच्चों को हम नहीं पढ़ाते हैं, हम गरीबों को पढ़ाते हैं। हम गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं जो कहीं अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं अधिकारी लोग सरकार को भ्रमित करने का काम करते हैं। जिस दिन ये तदर शिक्षक पढ़ाना बंद कर देंगे, जिस दिन चेक और डस्टर घर पे रख देंगे, उस दिन कम से कम सैकड़ों विद्यालयों में ताला बंद हो जाएगा। और माननीय महाराज जी को इनकी कुत्सित मानसिकता अधिकारियों की समझनी चाहिए। किन विषम परिस्थितियों में किनको ये पढ़ाने का काम करते हैं। वो लोग उन बड़े बड़े विद्यालयों में, वो वित्तविहीन के अच्छे अच्छे विद्यालयों में, मॉन्टेसरी और एकेडमिक विद्यालयों में ये गरीब के लोग, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ा करते हैं। हम गरीबों के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका हमको आशीर्वाद मिला हुआ है। उनकी आशीर्वाद की बदौलत आज जिंदा हैं, नहीं तो 12 महीने वेतन न मिलने के कारण, 14 महीने वेतन न मिलने के कारण लोगों
लोग मरने लगते। मैं कहता हूँ 10 दिन वेतन किसी अधिकारी का रोक दीजिए, 1 महीना रोक दीजिए, अभी त्राहिमाम मच जाएगी। इन्हीं हजरतगंज की सड़कों पे टोपी लगा करके लोग नंगा नाच करेंगे। ये तदर शिक्षक, हम लोग चाक और डस्टर हाथों से उठाया करते हैं, हम लोग पत्थर नहीं फेंकना चाहते हैं, हम रोड पे नारा नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सरस्वती वंदना की है, हम राष्ट्रगान करते हैं, इसलिए हमारे मुंह से शोभा नहीं देता मैं किसी के खिलाफ कोई अनर्गल बात। 50 से 55 साल आप लोगों की उम्र हो गई, 25 वर्ष काम करते हो गए, अब शायद 4-6 साल सबकी नौकरी बची होगी। चयन बोर्ड आज से व्यवस्था करेंगे तब भी 4 साल लग जाएंगे, जो कंडीशन है चयन। इन्हीं अधिकारियों की अनुमति से आपको वेतन मिला है। कोर्ट का आदेश ये कहते हैं कि चयन बोर्ड कैंडिडेट आने तक, लेकिन इन्होंने अनुमति दिया। चयन बोर्ड कैंडिडेट 20 वर्षों तक नहीं आ रहा है आपका। आखिर इन अधिकारियों को क्या हो गया जो आपके खिलाफ खड़े हो गए? ये सबसे बड़ी बात है कि ये तदर्थ शिक्षक, इसको दूहा जाता था, दोहन होता था, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही मानसिकता लोगों की झलकती है। ऐसा मैंने कोई पाप नहीं किया है, हमने माध्यमिक विद्यालयों में उपकार किया है, इसको मैं सीना ठोंक के कहता हूँ। विषम परिस्थितियों में हम लोगों ने पढ़ाया है। आज वर्तमान स्थिति में आपने सही क्वेश्चन दागा, वर्तमान स्थिति में चयन बोर्ड भंग है, चयन आयोग रन नहीं कर रहा है। आज चयन बोर्ड का गठन हो जाए और कल विज्ञापन निकल जाए, परीक्षा कराते इंटरव्यू करते कम से कम 1.5 वर्ष लग जाएंगे। वर्तमान में 3000 और 3500 शिक्षक पूरे प्रदेश में रिटायर्ड हैं। जिस विद्यालय में मैथ, इंग्लिश और साइंस का टीचर रिटायर्ड होगा, टीचर तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, ज्योग्राफी का हो, इतिहास का हो, किसी का भी हो, लेकिन जब इन परिस्थितियों में टीचर्स नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है गार्जियन अपने बच्चों का नाम कटा लेगा। उस स्थिति में हम लोगों ने पढ़ाने का काम किया। उसी स्थिति में महाराज जी को समझना चाहिए, ऐसी परिस्थितियाँ इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों में भी थी। ये तो सरकार वाकई में अति संवेदनशील है। उसके बाद कहीं ना कहीं जब इतनी सजग, ये बताइए, सबसे मजबूत सरकार है, इसके पूर्व कमज़ोर सरकारें थीं, और उन लोगों ने पूल टीचर हों, चाहे आपके विषय विशेषज्ञ हों, और कुछ सरकारें तो कुछ अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 2000-4000 लोगों की भर्ती कर दी, खाली 15-16 लोग फ़ायदा पा जाएं। आखिर क्या रीज़न है कि आप लोग इतना दिन से, आप भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं, आप मिमिया रहे हैं, आज जिंदाबाद मतलब मुर्दाबाद भी नहीं लगा पाते हैं, अपने जैसे घर का मार दहजरू जाने, हमारे यहाँ की एक कहावत है, उस स्थिति में आप आके पहुँचे। क्यों इस तरह के व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है? यही दुर्भाग्य है जो संबंधित अधिकारी हैं, मैं इसके भी पहले कह चुका हूं, कड़वा नहीं कहना चाहता हूं, वो अधिकारियों की मानसिकता कहीं ना कहीं दूसरे दलों से, विचारधाराएं उनकी मिलती है, और कहीं ना कहीं वो जानते हैं ज़्यादातर इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, और भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग। इधर कैमरा उठा करके देखिए, ये अपने दुनिया का सबसे पहला आंदोलन है जो बजरंग बली के चरण में और इनके शरण में पड़े होकर के हम याचना का कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भाता नहीं है, क्योंकि अभी मुझको पता लगा जब हनुमान चालीसा यहाँ से होता है, यहाँ सीताराम पाठ होता है, जाप होता है, उनके कानों में जैसे लगता है कि वो ढम 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 बजरंग बली उनके ताल बजा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये महाराज जी को समझना चाहिए, वो कहीं ना कहीं से मानदेय की बात कहाँ से आ गई? ये मानदेय की बात, आज सरकार आपको वेतन देने में सक्षम नहीं है, और उसके बाद मानदेय भी देगी, परमानेंट नियुक्ति भी करेगी। बताइए, 2 वित्तीय भार उठाने के लिए आप तैयार हो, और बीच में आप ही के लोगों के बीच से निकल के बातें आती हैं कि मानदेय की व्यवस्था चल रही। मानदेय की क्यों चर्चा आप लोग करने लगते हैं बीच बीच में? ये साजिश है, सरकार के खिलाफ हम नहीं करते हैं, ये अधिकारी करते हैं। महाराज जी को ये समझना चाहिए, मैं पूर्णकालिक शिक्षक हूँ, मैं पूर्ण टीचर हूँ, और मेरा सर्विस ऑफ नेचर अलग है। मानदेय तो हो ही नहीं सकता, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ। साहब, आपकी क्वालिफिकेशन इंटर पास किए हैं, आपने वही योग्यता रखी है जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है, और नियुक्ति जो की गई है आपकी, उसी एक प्रॉपर पद पर की गई है। तो इसलिए अब दिक्कतें कहाँ से आ रही हैं, जबकि इतने आपके पद रन कर रहे हैं आपके चयन बोर्ड में? लोगों की मत मारी है, अधिकारियों की मत मारी है, सरकार के पास इतना समय नहीं होता है। आपने सही बात की, मैं ट्रेंड टीचर हूँ, मैं BA किया हूँ, MA किया हूँ, उसके बाद BPED 20 वर्ष के बाद कोई योग्य बनता है कि अयोग्य बनता है?
प्रश्न इस बात का है। 20 के बाद योग्य बनते हैं, अयोग्य तो बनाना हमारे कहीं ना कहीं अधिकारी चाहते हैं। बीच की जो कड़ी है सरकार और हमारे बीच की, वो कहीं ना कहीं इस तारतम्य को सरकार और हमारे बीच में तोड़ना चाहती है और उसको सरकार को बदनाम करने की एक गहरी साजिश हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी से निवेदन और प्रार्थना करेंगे कि गहन विचार करना चाहिए, इस मामले को स्वयं अध्ययन करना चाहिए, तो महाराज जी को समझ में आ जाएगा। हम उनके समर्थक हैं, हम उनके उपासक हैं, हम उनके भाजक हैं, हम उनका भजन करते हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों को नहीं भा रहा है जो संबंधित अधिकारी विभाग में हैं, वो कहीं ना कहीं से साजिश कर रहे हैं हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, महाराज जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन हमारे रगों में भारतीय जनता पार्टी का लहू दौड़ता है। हमारी 3 पुश्तें, हमारे बाबा दीपक जलाते थे, हमारे पिताजी कमल खिलाए और मैं भी कमल खिलाने का काम करता हूं, इसलिए भरमा नहीं पाएंगे। हम याचना के रूप में तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी सीधी सरकार से वार्ता नहीं हो जाएगी, मुख्यमंत्री जी से वार्ता नहीं हो जाएगी, और जब तक इनको बेनकाब नहीं कर देंगे जो हमारे बीच में लोग रोड़ा बन रहे हैं, जो हमारी सर्विस को और हमको रोड पे छोड़ देना चाहते हैं। हम ये जानते हैं महाराज जी को जिस दिन हमारी बात पता चल जाएगी उस दिन ये बेनकाब हो जाएंगे और हम लोगों के साथ न्याय होगा और ये जो अन्यायी अत्याचारी लोग हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता भी हूँ हमारी बात को आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं, जिससे कि हम लोगों को न्याय मिल सके और हम लोग पूर्ण रूप से, पूर्ण मनोयोग से अपने विद्यालयों में जा कर के अपने बच्चों को अध्यापन कार्य कर सकें। उन बच्चों को मैं अपने बच्चों से ज़्यादा मानता हूँ। आज अथक पीड़ा है कि उनके बीच में न जा करके और हमें अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की परवरिश के लिए यहाँ याचना का कार्यक्रम महीनों से चलाना पड़ रहा है। ये दुखद बात है और इसके लिए हम शर्मिंदा भी हैं। एक कटु सवाल, 6 MLC हैं आपके बीजेपी के, आपकी पार्टी के, इतना बड़ा संगठन उत्तर प्रदेश में, और आज स्थिति मतलब आपने बच्चों को आप फीस देने में सक्षम नहीं, पिता की दवाई देने में सक्षम नहीं। इन संगठनों ने क्या किया है आपके लिए जो यहाँ पर आते हैं फ़ोटो खिंचा के चले जाते हैं? नहीं, मेरे शिक्षक MLC सारे लोग हमारे लिए लगे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। अभी उमेश द्विवेदी जी ने पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, हम लोगों के बीच आए, डायरेक्टर के यहाँ गए, आदरणीय श्री चंद शर्मा जी भी हमारे लिए लगे हुए हैं। सब लोग मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अधिकारी का काकस बहुत तगड़ा है और कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है अपनी सरकार में। यही दुर्भाग्य है, ये लोकप्रिय और लोकतांत्रिक सरकार में कहीं ना कहीं अधिकारियों का ये जो काकस है हमारे और हमारे MLCओं के बीच में और हमारे न्याय के बीच में कहीं ना कहीं अड़ंगा बन रहा है। और हमारे MLCओं की मेहनत में हमको कहीं एक पैसे का भी गिला और शिकवा नहीं। ये है राजमणि सिंह, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा, मर के जाऊँगा या झोली भर के जाऊँगा। ये किसी फिल्म का गाना है, मैंने सुना था। वही शपथ लेकर आज तदर्थ शिक्षक आए हैं, लेकिन लग रहा है इनके भाव भंगिमा से कि कुछ सकारात्मक बात चल रही है, अंदर की पीड़ा नहीं बता पा रहे हैं। करें भी क्या, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये सारी बातें नहीं ओपन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि 2-3 दिन में कुछ सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ धरना स्थल पर महिलाएं भी आई हैं ऐसे समय में, गर्मी में, जब आज बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं। इन लोगों को घर पे होना चाहिए था, लेकिन आखिर घर ये किस मुँह से जाएं? इनके सामने बड़ी विषम परिस्थिति है कि 1 महीना तक आप संघर्ष किया तो आपको मिला क्या? मैडम क्या कहना चाहेंगे? बस माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमारा वेतन दे दे, ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पाएँ, फीस जमा कर पाएँ, अपने माता पिता की दवाई करवा सकें, और मतलब समाज में हमारी जैसे प्रतिष्ठा थी, हमारा वेतन दे, हमारा सम्मान हमको मिले। और यहाँ तक कि हमारी बच्ची है, हमने गुल्लक के पैसे जब हम निकालते हैं तो कहती है 5,000 रुपये मम्मा मेरा हो गया, 8,000 रुपये। छोटी बेटी कहती है, हम मतलब कुछ भी हमसे डिमांड करती है, हम कहते हैं बेटा बाद में पूरा कर देंगे, तो वो कहती है क्या हम मम्मा हम लोग गरीब हैं क्या? मतलब ये स्थिति आ गई है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण, हम अपने बच्चों की शादी ब्याह कैसे करेंगे, उस शिक्षा कैसे देंगे। बस माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना निवेदन है कि हमारे ये 1400 परिवार को बचा ले। और बहुत शिक्षक हमारे ऐसे हैं जिनके पास 200 रुपये है यहाँ पे रहने के लिए। हमारी मतलब जैसे कि इतनी विषम समस्या, मतलब इतनी कठिनाई में हम जी रहे हैं 2 साल से कि हम आपको मतलब जैसे बता नहीं सकते हैं। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वेतन को रिलीज़ कर दें, हमारा सम्मान दें, या तो इच्छा मृत्यु दे दें। अब सहा नहीं जाता है। बस आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सभी भाई और सभी बहनें
दरअसल महिलाओं पे तो डबल होता है, उनको अपना घर भी देखना है, अपने बच्चों को इसमें आधी महिलाएं हैं जो अपने घरों में ताला लगा के, यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चे को ताला में बंद करके आज 1 महीने से हम लोग आ रहे हैं और सबके घर में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो हमारी बातों को माने और हमारा वेतन रिलीज़ करे जो 1 साल से बंद है। और मैं तो इतनी परेशान हूँ कि मेरी छोटी बच्चियाँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। मैं केवल सिंगल मदर हूँ अपने बच्चों की। मेरे पिताजी बिस्तर में पड़े हैं, मेरा भाई भी नहीं है। सारी जिम्मेदारी मुझे तो लगता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही मतलब हम तो इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे और नहीं रहना चाह रहे, क्योंकि इतना मन में इतनी पीड़ा है कि हम क्या बताएं। केवल मौन हो के हम चुपचाप धरने में आते हैं, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द हम लोग का कार्य सिद्ध हो। मेरी बच्ची मुझसे पूछती है, मम्मा आज जा रहे हो, सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ते हैं तो पूछती है मम्मा आज जा रहे हो और आज वेतन मिल जाएगा, अब तुम्हें वापस दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। वो रोज़ बाहर रास्ता देखते मेरा बैठी रहती है और हम 10 बजे रात को ट्रेन से यहाँ से प्रतापगढ़ जाते हैं, पहुँचते हैं, तब तक कभी कभी वो खाना नहीं खाई रहती है, बिना खाए बैठी रहती है कि मम्मा आएगी तो खाए। ऐसे ऐसे दुख भरी हम लोग की कहानियाँ हैं। कौन सुनाए योगी जी तो पता नहीं, इनको कितना इनके अधिकारियों ने भ्रमित किया हुआ है, मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बैठे हुए AC लगा के बैठे हैं ये अधिकारी, और हमारे शिक्षक सारे हम लोग गर्मी में यहाँ मर रहे 1 महीने से, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। ना तो हमारा वेतन ही रिलीज़ कर रहे हैं, ना तो हमारी कोई मांग ही मान रहे हैं, ना हमको सुन ही रहे हैं। ये हमारी मुख्यमंत्री जी से 3 मांग है, या तो हम लोगों को विनियमित करें, या तो हमारा आंदोलन करें, या तो हम जैसे नौकरी कर रहे हैं हमें वैसे ही 62 साल तक रहने दें, बने रहने दें अपने पदों पर, और उसके बाद हमें रिटायर कर दें। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। बस आगे ये सरकार इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की तो बहुत बात करती है, लेकिन महिलाओं की स्थिति ये है। योगी जी देख लीजिए आपके अधिकारी कितना भ्रमित कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि जल्दी इन लोगों से वेतन रिलीज कर लिए, अब और सहा नहीं जाता। बोर्ड की सारी योग्यताएं आहर्ता रखते हैं, चयन बोर्ड आपका वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए योगी जी ध्यान दीजिए। ये शिक्षक रो रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद।